नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां अगस्त महीना खत्म होते होते जोरदार बारिश एक बार फिर से लौटी है। कई जगह पर कई जिलों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई कुछ जिलों में नजर आई। कई जगह सड़कें नदियों में तब्दील होती हुई दिखी तो कुछ जगह चट्टान खिसकने से रास्ते बंद हुए। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भारी बारिश मुसीबत बनकर सामने आई है। सड़कें नदी में बदल गईं तो घर, दुकानें, गाड़ियां पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जलगांव जिले के 40 गांव में बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। कई सड़कें टूट गई हैं। 40 गांव कन्नड़ घाट पर चट्टान खिसकने से यातायात ठप पड़ा है। बताया जा रहा है कि 40 गांव से गुजरने वाली तीतुर नदी में अचानक उफान आया, जिसके बाद इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पानी के तेज बहाव में कई मवेशियों के बह जाने और मारे जाने की खबर है। नदी में तब्दील होती सड़कों की ये तस्वीरें अहमदनगर जिले की हैं। बीड़ की कुंडलिका नदी उफान पर है। पालघर जिले में सुबह से ही लगातार बारिश की वजह से जलभराव है। अभी जो साइसर करके हैं और साथ में 15 डिग्री पे एक विंड शेयर है, इस वेश विंड शेयर है, इसके चलते बारिश हमें देखने को मिल रही है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और मध्य महाराष्ट्र के नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी 1-2 जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। करीब 3 से 4 दिनों के लिए राज्य में बारिश होने की संभावना है। मुंबई सहित उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 24 घंटे तेज बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना के कम होते आंकड़ों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। क्या तैयारी है स्कूल खुलने को लेकर, और उससे भी ज्यादा अहम यह है कि माता पिता और बच्चे स्कूल खुलने को लेकर क्या सोचते हैं। शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार का विद्या बाल भवन स्कूल। क्लासरूम सैनिटाइज किए जा रहे हैं। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए बेंच पर मार्किंग की गई है। हर क्लास में बस आधे बच्चे बैठने हैं, इसलिए बच्चे क्रम से हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे। बाकी काम ऑनलाइन क्लास से चलेगा। 50% बच्चों को बुलाने की तैयारी की है। उसमें भी हम 50% में भी हम बाइफरकेट कर रहे हैं अपने स्कूल लेवल पर कि बच्चों की सामाजिक दूरी को और ज़्यादा अच्छा बनाएं, कि उसमें भी जो 50% बच्चे हैं वो भी सिर्फ 3 दिन आएंगे और 3 दिन दूसरी क्लास के बच्चे आएंगे। तो हमने चारों क्लासों को एक दिन में भेजने का प्लान नहीं बनाया या बुलाने का प्रोग्राम नहीं बनाया। हम 2 क्लास एक दिन में बुलाएंगे और उन बच्चों को भी हम डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड करेंगे। इस बार स्कूलों में क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर छात्र या स्कूल स्टाफ को क्वारंटीन किया जा सके। तो स्कूल में वो तैयारी भी दिख रही है। पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर का दिल्ली सरकार का स्कूल। क्लासरूम में यहाँ भी बेंच पर मार्किंग हो गई है और क्वारंटीन रूम तैयार कर दिया गया है। अहम बात यह है कि इस स्कूल में कोरोना का टीका लगाने का काम भी चल रहा है और बुधवार से बच्चों के पढ़ाने का भी इंतजाम साथ ही होगा। देखिए सर, वैक्सीनेशन बंद नहीं होगा और हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में रूम है। हाँ। और हम उन बच्चों को अलग रूम है, उन्हें अलग SOP बनाई हुई है, उनमें अपना शिफ्ट कर लेंगे और वहीं हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। फिलहाल दिल्ली के अभिभावक और छात्र स्कूल खुलने के समर्थन में हैं। ये बच्चे जिन्होंने अभी तक स्कूल नहीं देखा, हाँ, ये भी बच्चे परेशान। ये कौन सी क्लास में आ गए? ये KG में आ गए। यहीं पे KG में आ गया तो इसका मतलब पिछले साल भी स्कूल नहीं देखा और इस साल भी स्कूल नहीं देखा सर स्कूल इसने। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए भी कुछ करे और हमारे बच्चे, जितने भी बच्चे घर में पेरेंट्स लोग जितने भी घर में परेशान हो रखे हैं, हाँ, कि बच्चों की जल्द से जल्द स्कूल खुले। ऑनलाइन में सर ऐसा होता है कि पूरी चीज़ समझ नहीं आती। हाँ, जैसे हम सामने सर होते हैं, सब बच्चे एकदम क्लियरली पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत होती है कुछ भी उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में बच्चे एक तो सारे कुछ बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चे मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि नहीं ले पाते हैं। मेरा बेटा KG में था, अब 2 साल तक स्कूल बंद हो गया, अब 2nd में आ गया है। हाँ। बट उसे ये नहीं पता कि 2nd क्लास में आने के बाद बुक्स कैसी होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चा जो मेंटली बैठता है ना क्लास में, वो नहीं बैठ पाता। आधा दिमाग उसका इधर, आधा दिमाग उसका उधर। मेरे माँ बाप इस समय गुजर रहे हैं, कोरोना से सारे ऑफिस बंद हो गए, नौकरी छूट गई, वही बहुत दिक्कत हो रही है। तो जब मैं बड़ा हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को सराखों में बैठा के रखूँ और उनको कमा के दूँ और उनकी हर इच्छा पूरी करूँ।
आएंगे बुधवार से 1 सितंबर से? यस सर। डर नहीं लग रहा है? नो सर, कोई डर नहीं है। हम पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि स्कूल जाना चाहिए क्योंकि घर में इतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाती है। दिल्ली सरकार का आदेश है कि किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्र स्कूल आ सकेंगे। ऑनलाइन क्लास असल में मजबूरी का इंतजाम है। असली पढ़ाई तो स्कूल के क्लासरूम में ही होती है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार जो स्कूल खुलें तो उनको फिर से दोबारा से बंद करने की नौबत ना आए। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से। सुपरटेक एमरल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नोएडा के 40 मंजिला ट्विन टावर गिराए जाएंगे। कोर्ट का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी और डेवलपर की मिली भगत से ये निर्माण हुआ। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में दूर से ही दिख जाने वाली सुपरटेक की 2 40 मंजिला इमारतों को अगले 3 महीने में ढहा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा कि ये दोनों इमारतें नियम कानूनों के खिलाफ बनाई गई हैं। 2014 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर दोनों टावर ढहाए जाएं, 2 महीने में सुपरटेक सभी निवेशकों का पैसा लौटाए। इस मामले में बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन किया गया। टावरों के निर्माण में ग्रीन बेल्ट का उल्लंघन हुआ। टावरों को ढहाने की लागत सुपरटेक से ही वसूली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी मोहर लगाई है जिसमें नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के अफसरों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सक्षम प्राधिकरण कानूनी कार्रवाई के लिए अब जरूरी इजाजत दे देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुपरटेक एमरल्ड में रह रहे 600 से ज्यादा परिवार बेहद खुश हैं। आज इतने संतुष्ट हैं कि सभी सोसाइटी, मैं तो हुई हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं है बिकॉज मैंने 10 साल केस लड़ा है। एक हमारी लीगल टीम थी जिसके पर 4 परमानेंट मेंबर थे और जो हमने 10 साल से लगातार इस पर नज़र रखते रहे थे, अपना रात दिन इस पर बिता रहे थे। और हम इतने खुश हैं कि आज जब मैं बात कर रहा था तो मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर पाया। मेरे आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे कि आप लोगों ने केस जीता। हमने ये केस जीता है और जस्टिस हैज प्रिवेल्ड। इन तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि दोनों टावर बिल्कुल सुपरटेक एमरल्ड के रिहायशी टावरों से सटकर बने हैं। दूरी मात्र 9 मीटर की है जो बेहद खतरनाक है। सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे जिनमें 248 रिफंड ले चुके हैं। 133 दूसरे प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट हो गए लेकिन 252 ने अब भी निवेश कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए भी नजीर बनेगा जो कि बिल्डर और अथॉरिटी के नेक्सस के विक्टिम हैं, लाचार है, उनकी सुनवाई नहीं होती। वो भी इस फैसले के आधार पर कोर्ट जाएंगे और ऐसी इमारतों को ढहाने की याचिका करेंगे जहां पर नियम, कायदे, कानूनों को ताक में रखकर निर्माण कार्य किया गया है। और यकीन मानिए, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में ऐसी तमाम इमारतें हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी खतरनाक है। दिल्ली में सहयोगी आशीष भार्गव, शशिकांत, नोएडा में अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू जैसे बुखार की वजह से 53 लोगों की मौत हुई है जिनमें 45 बच्चे हैं। ऐसे बुखार के शिकार 186 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों की बड़ी संख्या में मौत को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल इस जिले में बंद किए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच बिठा दी है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। 6 साल का लकी खुशकिस्मत नहीं निकला। बुखार आया और 3 दिन के अंदर गुजर गया। जिसने जन्म दिया उस माँ का अब रो रो के बुरा हाल है। लोगों की राय पे सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया लेकिन बचा नहीं। और 3 दिन हो गए करीब बुखार, डेंगू, जांच भी करवाए, फिर सबने कहा कि सरकारी अस्पताल ले चलो। वहाँ कुछ लोगों ने, डॉक्टरों और नर्सेस वगैरह लापरवाही भी करे बहुत। फिर सुबह रेफर कर दिए आगरा के लिए। आगरा ले जा रहे थे 10 मिनट पहले। सुनील फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बीमार बेटे अभिजीत के बिस्तर से हटना नहीं चाहते। उनकी बेटी अंजलि 3 रोज पहले यहीं डेंगू से गुजर गई। अब इतनी दहशत में है कि किसी अनहोनी की आशंका से
बेटे के बिस्तर से हटते नहीं हैं। आज से 6 दिन पहले दोनों बच्चों को बुखार आया था। उनमें से मेरी बेटी तीसरे दिन एक्सपायर हो चुकी है यहाँ पे, जिसके मतलब उसे ट्रीटमेंट में मतलब प्रॉब्लम आई। अब मैं कुछ नहीं, उसके मतलब बेटी की एक्सपायर हो गई है मेरी, उसके बाद बेटा भर्ती है अभी। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का नज़ारा बहुत ही दिल दुखाने वाला है। बुखार से तड़पते बच्चे वार्ड में भरे हुए हैं। इतने बच्चे एक साथ शायद ही कभी बीमार होकर यहाँ पहुँचे हों। 45 बच्चों की मौत से बीमार बच्चों के माँ बाप में दहशत है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वायरल फीवर से पीड़ित हैं। इनमें कुछ केसेज में डेंगू फीवर भी निकल रहा है। इसके अलावा जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसम के आधार पर उल्टी टट्टी, कई बार बुखार के साथ झटके आना, लेकिन वो दिमागी बुखार नहीं है। 6 महीने से 5 साल के बीच में बुखार के प्रति कई बच्चों का दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उनको झटके आ जाते हैं और वो चिंता की बात नहीं है। इसी वार्ड में 15 साल की कोमल भी भर्ती है। कोमल बुखार आने पे शनिवार को यहाँ भर्ती हुई थी। घर वाले उम्मीद में थे कि अब ठीक हो जाएगी, लेकिन अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसे अलीगढ़ ले जाने को कह रहे हैं। बच्चों में बुखार का पहला मामला 18 अगस्त को सामने आया था। बीजेपी के विधायक मनीष असीजा हर मरने वाले बच्चे के घर जा रहे हैं और मौतों के आंकड़े भी रख रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से निकले हैं, उससे ही समय रेनू नाम की एक बेटी है चारबाग में, उसकी डेथ हुई। तो 39 और 6 जो 6 उस समय तक तो जिला प्रशासन अपनी और व्यवस्थाओं में था, तो ये हो गए 45 और हमारे हिसाब से उस वक्त हो रही थे 49-50, आज हो गए 52-53। इतने बच्चों की मौत की खबर सुन सीएम योगी आदित्यनाथ कल खुद अचानक फिरोजाबाद पहुंच गए। अस्पताल बच्चों को देखने भी गए और जो बच्चे गुजर गए हैं उनमें से कुछ के घर अफसोस जाहिर करने भी गए। मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में मैन पावर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति को बेहतर सर्विलांस के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को बुखार तो आता ही रहता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की मौत दहशतनाक भी है और चिंता का सबब भी। उम्मीद है कि एक्सपर्ट्स इसके बारे में कोई राय कायम करेंगे और शायद बच्चों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब होंगे। फिरोजाबाद में जितेंद्र और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया। और कहां कार हादसे में गई 7 लोगों की जान, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। जन्माष्टमी के अगले दिन महाराष्ट्र में दही हांडी मनाई जाती है और इसी दही हांडी उत्सव को लेकर मुंबई में पूरे दिन राजनीतिक तकरार रही। ठाकरे सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए दही हांडी उत्सव पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद MNS ने कई अलग अलग जगहों पर मटकी फोड़कर दही हांडी उत्सव मनाया। इधर बीजेपी विधायक राम कदम ने दावा किया था कि वो दही हांडी उत्सव मनाएंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके घर से निकलने ही नहीं दिया। तो दिन भर किस तरह से ये राजनीतिक तकरार रही, सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। सरकारी पाबंदी को नकारते हुए MNS ने मुंबई और ठाणे में कई जगह मटकी फोड़कर दही हांडी उत्सव मनाया। कई जगहों पर तो पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जहां पता चला वहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लोगों को हिरासत में भी लिया। दोपहर में MNS प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ठाकरे सरकार को आडे हाथों लिया। सर्व मैदानांवरती फुटबॉल सुरू आहे, क्रिकेट सुरू आहे, सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत, कुठेच काही गोष्टी कमी झालेल्या नाहीत। फक्त ह्या सणांवरतीच तुम्ही कसे काय येता? त्याच्यामुळे मी माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना सांगितलं होतं की जोरात तुम्ही दहीहंडी साजरी करा, जे होईल ते होईल। बीजेपी के राम कदम ने भी शिवसेना को हिंदू विरोधी बताते हुए घाटकों पर जाने का दावा किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें खार के घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। मजबूरन उन्हें घर में ही मटकी फोड़नी पड़ी। सवाल केवल और केवल इतना ही है कि भीड़ जुटाए बगैर राधा और कृष्ण के साथ, गोविंदा पथक के साथ हम नियमों का पालन करते हुए जिन्होंने 2 वैक्सीनेशन लिए हैं, ऐसे गोविंदाओं के साथ हम एक के ऊपर एक थर लगाए बगैर यदि हम हमारा हिंदू त्यौहार मनाते हैं तो ठाकरे सरकार को किस बात की आपत्ति? दोपहर बाद खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने MNS और बीजेपी दोनों को जवाब दिया। कहा यह आजादी की लड़ाई नहीं है जो पाबंदी के बाद भी दही हंडी फोड़कर कुछ लोग शेर बन रहे हैं।
लड़ना है तो कोरोना से लड़ो। करोना विरुद्ध आंदोलन करा, अँब्युलन्सेस द्या, तुम्ही प्राणवायूचे प्लांट्स लावा. हे आंदोलन हे वेगळ्या पद्धतीने आपण कोरोना विरुद्ध करू, पण ते करण्याची हिंमत आणि कुवत पण नाही आणि तेवढे विचार पण नाही, तेवढी प्रगल्भता पण नाही. आम्हाला फक्त रस्त्यावरती उतरून गोंधळ घालायचा आहे आणि जे शिस्त पाळणारे नागरिक आहेत त्यांचा सुद्धा जीव कारण नसताना धोक्यात घालायचा आहे. हे असं काही लोक जबाबदार किंवा बेजबाबदारपणाने वागतायत. ये लगातार दूसरा साल है जब मुंबई का मशहूर पर्व दही हंडी कोरोना महामारी की बलि चढ़ गया। महीनों प्रैक्टिस करने के बावजूद अपनी कला का प्रदर्शन करने से वंचित रहने वाले गोविंदाओं की नाराजगी तो स्वाभाविक है, लेकिन राजनीतिक शोर में उनका दर्द कहीं दब सा गया। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाटे के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अगली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु शहर के कोरमंगला में आज सुबह कार हादसे में एक विधायक के बेटे समेत 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। निहाल खिदवई की रिपोर्ट देखिए। पलक झपकते ही 7 की मौत। वजह एसयूवी की तेज रफ्तार। कार पहले फुटपाथ के खंभों से टकराई, फिर दीवार से। दुर्घटना के बाद कार की हालत से ही साफ है कि उसकी रफ्तार कितनी थी। कार में मौजूद 7 में से 6 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल पहुंचने पर। प्राथमिक जांच से पता चलता है कि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी और इसमें बैठे हुए लोगों में से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और इसी वजह से एयरबैग नहीं खुला। गाड़ी सबसे पहले फुटपाथ के खंभों से टकराई और फिर सामने की दीवार से। तमिलनाडु के हुसूर के विधायक प्रकाश का बेटा करुण सागर अपने रिश्तेदार और दूसरे दोस्तों के साथ ऑडी Q3 में सवार था। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद ये सभी हुसूर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये लोग नशे की हालत में थे। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से ये हुआ और हमने इसी मामले में केस भी दर्ज किया है। और जैसे ही मैंने पहले बताया, 3 महिला और 4 पुरुषों की इसमें मौत हुई। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि इस हादसे की वजह तेज रफ्तार थी, यानी कुछ पल के रोमांच ने पलक झपकते ही 7 लोगों की जान ले ली। जो लोग रफ्तार के शौकीन हैं, उन्हें इस हादसे से सबक लेना चाहिए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और जालंधर में सम्मान समारोह के दौरान ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा पुरुष हॉकी टीम के साथ हॉकी खेलते हुए नजर आए। दरअसल नीति आयोग की ओर से जालंधर में ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा और पुरुष हॉकी टीम का सम्मान समारोह रखा गया था, जहां इन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हॉकी टीम के साथ हॉकी खेलते हुए दिखे। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत नीरज चोपड़ा के साथ भाला फेंकते हुए दिखे। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।